आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम कृषि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा। हमारे देश में खेती और पशुपालन का जन जन्मांतर का नाता है। हजारों सालों से कृषि यहाँ का प्रमुख व्यवसाय रहा है और पशुपालन इसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है। पशुपालन में भी गायों का अलग ही महत्व है और वो भी देसी गायों का। ये हमारी धार्मिक मान्यताओं और आस्थाओं से जुड़ी हुई है। गायों की अगर बात की जाए तो गौपालकों के लिए इनका दुगना महत्व है, धार्मिक भी और आर्थिक भी। तो आइए कृषि विशेष में आज विस्तार से बात करते हैं देसी गायों के बारे में। हमारे देश में गायों का महत्व वैदिक काल से ही है। यहाँ इसे माता का दर्जा प्राप्त है और इसकी पूजा की जाती है। जिन घरों में गाय पाली जाती है वहाँ महिलाएं अक्सर जब रोटी बनाती हैं तो पहली रोटी गाय को ही खिलाई जाती है। आइए जानते हैं देसी गाय से जुड़ी हुई कुछ रोचक बातें। भारतीय गायों की मुख्य रूप से दो विशेषताएं हैं। एक तो इनकी पीठ पर सुंदर कुबड़ होता है और दूसरे उनकी पीठ और गर्दन के नीचे त्वचा लटकी हुई होती है। जबकि बछड़े बड़े होकर सामान ढोने और खेती के कामों में सेवाएं देते हैं। हमारे देश में 41 तरह की गाय पाई जाती हैं। ज्यादा दूध उत्पादन की वजह से इनमें से 5-6 नस्लें ज्यादा लोकप्रिय हैं। साहिवाल, गिर, लाल सिंधी, राठी, थारपारकर, हरियाणा और कांकरेज बेहतर नस्लें हैं। हालांकि विदेशी गायों की तुलना में इनके दुग्ध उत्पादन क्षमता कम है, लेकिन इनके दूसरे गुण विदेशी गायों से इन्हें कहीं बेहतर बना देते हैं। एक तो ये भारतीय वातावरण में रची बसी होती हैं, जिसके कारण ये उतरते चढ़ते तापमान को आसानी से सहन कर लेती हैं। दूसरे, इनमें रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा पाई जाती है, जिससे ये बीमार कम पड़ती हैं और इलाज पर आने वाला खर्च घट जाता है। तीसरे, अगर चारे या देखभाल में थोड़ी बहुत कमी भी रह जाए तो इनके दूध उत्पादन पर कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और चौथे, विदेशी नस्लों के मुकाबले इनके दूध में प्रोटीन और फैट ज्यादा पाया जाता है। श्री कृष्ण को गाय अत्यंत प्रिय है, इसलिए ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण का वर्णन इस प्रकार से किया जाता है कि सुरभि रभि पालयंतम। सुरभि नाम की जो गायें हैं उनका जो है पालन करते हैं श्री कृष्ण, तो ये कार्य उन्हें बहुत प्रिय है। और सुरभि जो गाय होती है वो एक प्रकार से कामधेनु गाय होती है, जो सब प्रकार की आवश्यकताएं पूरी करे। लेकिन वहाँ भगवान श्री कृष्ण जब अवतार लेते हैं तो एक स्थान है नंदग्राम, जहाँ की श्री कृष्ण के पिता निवास करते हैं। तो पूरे ब्रजमंडल में एक ही नंदराज हैं श्री कृष्ण के पिता, जिनके पास 1 करोड़ गौएं हैं। और उसी प्रकार से वृषभानुवर जो राधा रानी के पिता हैं, ये वृषभानुपुर में रहते हैं। वृषभानु से कहा जाता है जिसके पास 10 लाख गौएं हों। और आज के समय में जो गौ हत्या हो रही है तो उसके संबंध में भगवान चैतन्य ये बताते हैं कि जो गाय की हत्या है ये इससे बहुत बड़ा दोष होता है। जो व्यक्ति गाय की हत्या करता है तो उसको अगले जीवन में रौरव नरक प्राप्त होता है। और गाय के शरीर में जितने रोए हैं उतने 1000 वर्षों तक उसको रौरव नरक में जाना पड़ता है। तो आज के समाज में इस बात की कोई जानकारी नहीं है, इसलिए लोग जो है गाय की हत्या करते हैं। हमारे शास्त्रों में कहीं भी गौ हत्या की बात नहीं आती है, तो इसलिए किसी भी व्यक्ति को गाय की हत्या करने का अधिकार नहीं है। इसके अलावा विदेशी गाय अपने जीवन काल में 3-4 बार ही बच्चे दे पाती हैं, जबकि देसी नस्लें 15-20 बार तक
बच्चे दे सकती हैं। देसी गायों में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने की बहुत ज्यादा गुंजाइश है। ब्राजील में पहुंची भारतीय गाय 60 लीटर तक दूध दे रही हैं। और जो देसी गाय का दूध होता है उसमें क्रॉस ब्रेड के जो संकर नस्ल है उससे ज़्यादा विटामिन और प्रोटीन और फैट होता है। और इसमें सबसे बड़ी चीज़ है जो हमारा देसी गाय का दूध है उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड है, अनसेचुरेटेड होता है ये, उसकी मात्रा ज़्यादा होती है। और उसकी मात्रा ज़्यादा होने की वजह से ये दूध स्वास्थ्य के लिए जो देसी गाय का है काफ़ी लाभदायक होता है। उससे शुगर की और जो ब्लड प्रेशर की बीमारियां हैं ये भी कम होती है। भारत में भी देसी गायों की नस्ल सुधार पर तेजी से काम हो रहा है, जिसके परिणाम मिलने लगे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अब भारतीय किसान पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा देसी गाय पाल रहे हैं। 2019 पशुगणना के आंकड़े बताते हैं कि हमारे देश में गायों की संख्या 14,51,20,000 है, जो पिछली गणना की तुलना में करीब 18% ज्यादा है। देश में गाय के दूध की मांग में भी तेजी देखी गई है। खास तौर से शहरों में गाय का दूध भैंस या पैकेट वाले दूध से महंगा बिक रहा है। इसलिए अगर गौपालक को अपने गांव में दूध के सही दाम नहीं मिल रहे हैं तो वो शहर में इसे बेच सकता है या फिर स्थानीय स्तर पर किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी से संपर्क कर सकता है। डेयरी कोऑपरेटिव सिर्फ दूध ही नहीं खरीदती बल्कि पशुओं के लिए टीकाकरण कार्यक्रम या इसी तरह की कई और सेवाएं भी प्रदान करती रहती हैं। उनके पास पशुओं का इलाज करने के लिए डॉक्टर होते हैं और ये गौ पालकों को उचित दाम पर आहार भी उपलब्ध करा देती हैं। हमारे यहाँ गाय और भैंस के दूध को एक जगह मिलाकर बेचने की परंपरा रही है। पिछले कुछ सालों के दौरान ये परंपरा टूटी है। बहुत सी डेयरी कोऑपरेटिव अब गायों के दूध का अलग से प्रसंस्करण कर रही हैं। यही वजह है कि देश में इसका बाजार तेजी से फल फूल रहा है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है। विश्व के कुल दुग्ध उत्पादन में हमारा योगदान 23% के आसपास है। लेकिन बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए दुग्ध उत्पादन में और भी बढ़ोतरी की जरूरत महसूस की जा रही है। हमारे देश में राष्ट्रीय गोकुल मिशन चलाया जा रहा है, जिसका एक बड़ा उद्देश्य देसी गायों के दुग्ध उत्पादन क्षमता को बढ़ाना है। ब्राजील का उदाहरण इस बात का सबूत है कि देसी गायों में दूध देने की अद्भुत क्षमता है। राष्ट्रीय गोकुल मिशन इस क्षमता को विकसित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 2021-22 के दौरान हमारे देश में 22 करोड़ टन से भी अधिक दूध का उत्पादन हुआ था। लेकिन जिस तरह से देश की आबादी बढ़ रही है, उसे देखते हुए भविष्य में और अधिक दूध की जरूरत होगी। राष्ट्रीय गोकुल मिशन का एक उद्देश्य गाय की देसी नस्लों का संरक्षण भी है और दूध उत्पादन को बढ़ाना भी। दूध का उत्पादन इसलिए भी बढ़ाना जरूरी है क्योंकि इससे छाछ, पनीर, दही और घी जैसे और भी कई तरह के उत्पाद बनाए जाते हैं। राष्ट्रीय गोकुल मिशन दिसंबर 2014 से लागू किया जा रहा है और इसका फायदा पशुपालकों को भी मिल रहा है। हमारे देश में पशुपालन में 70% से भी ज्यादा काम महिलाएं करती हैं, इसलिए महिलाएं भी इससे फायदा उठा रही हैं। मिशन के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग गोकुल ग्राम की स्थापना कर रहा है। इसका उद्देश्य वैज्ञानिक और समग्र तरीके से स्वदेशी गो जातीय नस्लों का संरक्षण और विकास है। बायोगैस संयंत्र की स्थापना को भी गोकुल ग्राम के अंतर्गत एक घटक के रूप में शामिल किया गया था। दूध उत्पादन कितना बड़ा व्यवसाय है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2021-22 के दौरान दूध के उत्पादन का कुल मूल्य 9,32,000 करोड़ रुपए से भी अधिक था, जो सभी कृषि उत्पादों में सबसे ज्यादा है। यहाँ तक कि धान और गेहूं के कुल मूल्य से भी ज्यादा। पशु संजीवनी को भी राष्ट्रीय गोकुल मिशन से जोड़ा गया था ताकि समय पर टीकाकरण हो सके। साथ ही गौपालकों को प्रोत्साहित करने के लिए गोपाल रत्न पुरस्कार भी दिया जा रहा है। पहला पुरस्कार 5 लाख, दूसरा 3 लाख और तीसरे पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए है। खेतों में रसायनों के अंधाधुंध इस्तेमाल से पूरी दुनिया परेशान है। इनकी काट के लिए जैविक और प्राकृतिक खेती पर जोर दिया जाने लगा है। प्राकृतिक खेती में देसी गाय का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक देसी गाय
30 एकड़ फसलों के लिए पर्याप्त होती है। गाय का गोबर और मूत्र दोनों काम के हैं। गोबर से अच्छी खाद बनती है और मूत्र कीटनाशी के अलावा और भी कई रूपों में इस्तेमाल होता है। इंसानों को गाय से दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर जैसी कुल मिलाकर 5 चीजें मिलती हैं। इन्हें पंचगव्य कहा जाता है। आयुर्वेद में पंचगव्य को औषधि माना गया है। इसी के साथ कृषि विशेष में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे एकीकृत कृषि प्रणाली में देसी गायों की भूमिका के बारे में, साथ ही जानेंगे थारपारकर गाय के बारे में कुछ खास बातें। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। नारी वही है लेकिन सोच नई है। ओ तोड़ी की लगदी डीडी किसान चैनल का स्वागत है लुधियाना में। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मेरी जर्नी गुलाब के पत्तियों से शुरू हुई है। मैंने गुलाब के पत्तियों के ऊपर जैम बनाया है, पूरे फ्रेश फ्लावर्स के साथ बनाया है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम कृषि विशेष, जिसमें आज हम खास तौर पर बात कर रहे हैं देसी गायों के बारे में। आइए देखते हैं आगे। खेती के कई घटकों को जब आपस में मिला दिया जाता है तो इसे एकीकृत कृषि प्रणाली कहते हैं। इसमें गायों की अहम भूमिका हो सकती है, क्योंकि जब इस कृषि प्रणाली में गायों को जोड़ दिया जाता है तो इससे ज्यादा लाभ की संभावना और भी बढ़ जाती है। डॉक्टर सुरेश मलिक मेरठ के कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान में वैज्ञानिक हैं। उनका काम ये पता लगाना है कि एकीकृत कृषि प्रणाली में पशुओं का योगदान क्या है और इस योगदान को कैसे ज्यादा से ज्यादा लाभकारी बनाया जा सकता है। छोटे किसानों के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली में मुख्य रूप से 2 पशु रखने की सलाह दी जाती है। दोनों पशु गाय भी हो सकते हैं और भैंस भी। अगर एक गाय और एक भैंस हो तो और भी बेहतर है। लाभ इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा पशु रख रहे हैं। भैंस की अगर बात करें तो मुर्रा बहुत ही बेहतरीन नस्ल है। ये पूरे हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कुछ इलाकों में पाई जाती है। हमारे यहाँ दुनिया की सबसे बढ़िया ब्रीड है मुर्रा ब्रीड। हम मुर्रा ब्रीड रख सकते हैं। अगर मुर्रा ब्रीड हमारे क्षेत्र में नहीं है बाई चांस तो उसके बाद नीली रवि रख सकते हैं। गाय में देसी नस्ल को रखना ज्यादा सही है। वैज्ञानिक इसकी वजह ये बताते हैं कि क्रॉस ब्रीड और देसी नस्ल के दूध में काफी अंतर होता है। देसी गाय में भी ज्यादा दूध देने वाली गाय रखना फायदेमंद है। हरियाणा के हिसार में केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान है। आप यहाँ से मुर्रा भैंस ले सकते हैं। गाय के लिए हरियाणा के ही करनाल में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान है। वैसे आप चाहें तो रेड सिंधी और हरियाणा नस्ल की गाय भी रख सकते हैं। देसी नस्लों में थारपारकर सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्लों में गिनी जाती है। ये मुख्य रूप से राजस्थान के जैसलमेर और जोधपुर इलाकों में पाई जाती है। थारपारकर का इतिहास प्राचीन भारतीय परंपरा से जुड़ा हुआ है। आइए जानते हैं इसके बारे में। थारपारकर नस्ल की गाय सफेद या हल्के भूरे रंग की होती है। इसकी उत्पत्ति थारपारकर जिले में हुई थी, जो अब पाकिस्तान के हिस्से में चला गया है। इस जगह का पुराना नाम थार और पारकर था, जिसे बाद में मिलाकर थारपारकर कर दिया गया। थार का मतलब होता है रेगिस्तान और पारकर यानी पार करना। बहरहाल थारपारकर गाय को सफेद सिंधी, भूरी सिंधी और थारी के नाम से भी जाना जाता है। ये मध्यम आकार की और गठे हुए शरीर वाली होती है। इसके बैल जुताई और ढुलाई के लिए काफी उपयुक्त होते हैं।
अच्छी गाय एक ब्यांत में 1800 से 2600 लीटर तक दूध देती है। अगर आप ज्यादा दूध उत्पादन चाहते हैं तो गाय के खान पान का ख्याल रखना होगा और उसे संतुलित आहार देना होगा। ऐसा आहार जिसमें सूखा चारा, हरा चारा और दाना निश्चित मात्रा में मिलाया गया हो। संतुलित आहार अगर हम वैज्ञानिक तरीके से बात करें तो उस आहार को कहते हैं जिसमें सभी जो उसके शरीर के लिए, उसके उत्पादन के लिए, उसकी प्रजनन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे हम कार्बोहाइड्रेट, शर्करा की बात करते हैं, प्रोटीन की बात करते हैं, फैट जिसको वसा कहते हैं उसकी बात करें, विटामिन्स की बात करें, मिनरल मिक्सचर की बात करें, ये सभी आवश्यक तत्व एक निश्चित मात्रा में और एक निश्चित अनुपात में होना चाहिए। सिर्फ गाय को अगर हम सिर्फ तूड़ी खिला रहे हैं तो वो संतुलित नहीं है। अगर हम उसको तूड़ी की जगह सारा हरा चारा खिला रहे हैं तो भी वो संतुलित नहीं है, और अगर खाली बाटा खिला रहे हैं तो भी वो संतुलित नहीं है। संतुलित आहार जब भी बनता है जब उस आहार में सूखा चारा भी हो, उसमें हरा चारा भी हो और उसमें बाटा भी हो। अगर संतुलित आहार नहीं देंगे तो पशु कमजोर हो जाएगा, उसे पाचन संबंधी समस्याएं होंगी, कभी दस्त तो कभी कब्ज की शिकायत होगी। पशु आहार ऐसा हो जो आसानी से पचने वाला हो। हरे चारे में पाचकता सबसे ज़्यादा होती है, तो सूखे और हरे चारे को मिला कर देना चाहिए। गाय को हीट में आने और गर्भधारण में दिक्कत होगी, और अगर गर्भधारण हो भी गया तो गर्भपात का खतरा बना रहेगा। गाय की खाल अगर खुरदुरी है और चमकदार नहीं है तो समझ लीजिए कि वो कुपोषण की शिकार है। हमें क्या करना है कि जो पशु के लिए आवश्यक तत्व जैसे शर्करा, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, इनके सब के एक एक अलग अलग जो है अवयव हैं। जैसे हम शर्करा की बात करते हैं, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो अनाज के जितने भी दलिया है, चाहे वो बाजरा का दलिया हो, चाहे वो जौ का दलिया हो, चाहे वो ज्वार का हो, और मैं कहूँगा कि अगर आपके घर में, किसान भाइयों के घर में चावल की पैदावार हो रही है या गेहूँ की पैदावार हो रही है तो उसको भी आप काम में ले सकते हो। तो कार्बोहाइड्रेट प्रदान करने के लिए पशु को अनाज का दलिया जो है एक अवयव के रूप में काम में लिया जा सकता है। इस पे फिक्स रहने की ज़रूरत नहीं है कि हम उसको जो है सिर्फ जौ का ही दलिया जो बाज़ार में महंगा है वो दें। हम कोई सा भी अनाज का दलिया काम में ले सकते हैं। क्योंकि अनाज का दलिया महंगा है तो इसका एक दूसरा अवयव जो है वो है चापड़। बाज़ार में दो तरह की चापड़ मिलती है, गेहूँ की चापड़ और चावल की चापड़, इसको भी हम काम में ले सकते हैं। प्रोटीन प्रदान करने के लिए बहुत अच्छी दालों की चूरी जो है बाज़ार में उपलब्ध होती है, चाहे वो मूंग की चूरी है, चना चूरी है, उड़द चूरी है, अरहर चूरी है, ग्वार की चूरी भी है, ग्वार कोरमा जिसको कहते हैं। हम प्रोटीन पशु को देने के लिए इनका उपयोग कर सकते हैं। अब तीसरी बात आती है वसा की। अच्छी थारपारकर नस्ल से अगर हम अधिकतम दूध लेना चाहते हैं तो उसको वसा देना भी बहुत ज़रूरी है। अब घी तेल तो हम हमारे पशु को दे नहीं सकते, तो जो घी तेल निकलने के बाद तेल के बीजों से जो पीछे खल बचती है उसका उपयोग हम वसा देने में कर सकते हैं। और इसमें मैं आपको बताऊं, सबसे बड़ा जो नाम आता है वो सरसों की खल है, कपास की खल है, मूंगफली की खल है, अरंडी की खल है, तिल की खल है। आप खल को काम में ले सकते हैं, और एक नहीं 2 या 3 खलों को भी आप आपस में मिक्स करके हम इसको उपयोग में ले सकते हैं। जिस तरह इंसानों के लिए नमक जरूरी है उसी तरह गायों को भी नमक चाहिए। नमक को दाने के साथ मिलाकर दे सकते हैं। खल, अनाज का दलिया, चापड़ और दालों की चूरी को बराबर मात्रा में लें। आप इन्हें 25-25 किलो ले सकते हैं। इस तरह पूरा मिश्रण 100 किलो हो जाएगा। इसमें से 2 किलो मिश्रण ले और उसमें 1 किलो नमक मिला दें तो मिश्रण पूरी तरह संतुलित हो जाएगा और पशु को सभी जरूरी पोषक तत्व मिल जाएंगे। बहुत से किसान दाना देते समय बड़ी गलती कर जाते हैं। उनके पास एक ही तरह का दाना होता है और वो पशु को वही खिलाते रहते हैं। ये तरीका सही नहीं है, बल्कि कई तरह का दाना मिलाकर खिलाना है। एक गाय पालक के लिए ये जानना भी जरूरी है कि रोजाना कितना आहार चाहिए। थारपारकर गाय को हर दिन 2 किलो सूखा चारा, 10 किलो हरा चारा और 2.5 किलो दाना चाहिए। अगर गाय दूध दे रही है तो हर 2.5 किलो दूध पर 1 किलो दाना बढ़ाना होगा। अब सवाल उठता है कि बछड़े और बछिया का आहार कैसा हो। जो नवजात बछड़ा बछड़ी हैं उनको जन्म लेने के 2 घंटे के बाद ही
खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है। और यह खीस जो है 4 से 5 दिन तक जो है पशु को, बछड़े बछड़ी को हम ज़रूर पिलाएं, क्योंकि इस खीस में जो है पशु को इम्यूनिटी प्रदान करने वाले एंटीबॉडीज सारी की सारी होती हैं। जिन पशुओं को खीस नहीं पिलाया जाता है उनके शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है काफ़ी कम हो जाती है। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। और मात्रा की जब अगर हम बात करें तो अगर बछड़ा बछड़ी का जन्म के समय 40 किलो वज़न है तो उसको करीब 10% के हिसाब से उसको जो है हमें खीस पिलाना है। उसके बाद 5वें दिन से जो है पशु को उसकी माँ का जो है गाय का जो है दूध देना ज़रूरी है। और यह भी शरीर के 10वें हिस्से के हिसाब से दिया जाता है। और ये पहले सप्ताह तक हमें उसको दूध देना है 10वें हिस्से के बाद, और उसके बाद अगले हफ्ते के लिए जो है उसको 20% मात्रा कर देनी चाहिए। तो इस तरह जो है 10 से 15 दिनों के बाद जो है जो नवजात बछड़े बछड़ियाँ हैं उनको जो मुलायम हरा चारा आता है, उसकी अच्छी नई नई कोपलें आती है, उससे उसको खिलाने की शुरुआत डालनी चाहिए ताकि पशु जो है हरा चारा खाना सीख जाए। और 3 माह के बाद जो है उसको एक सुपाच्य जो है काफ स्टार्टर जिसको हम कहते हैं, बाटा भी जिसके हम कई बार इसको उपयोग में ले सकते हैं, ये पशु को खिलाना जरूरी हो जाता है। हर मौसम का चारा अलग अलग होता है। गर्मी में हरे चारे की किल्लत हो जाती है और सर्दियों में ये भरपूर मात्रा में उपलब्ध रहता है। मौसम बदलने पर चारे में एकाएक बदलाव करना ठीक नहीं है, बल्कि बदलाव धीरे धीरे करना है। जिन किसानों की गाय ब्याने वाली हो वो ब्याने से 3 महीने पहले 1-1.5 किलो अतिरिक्त दाना देना शुरू कर दें। इससे गाय के साथ साथ बच्चे का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और गाय ज्यादा दूध देने वाली बनेगी। गाय बिहाएगी तो उसके बाद में जो बच्चा होता है उसे अच्छी तरह से साफ सुथरा रखेंगे। अगर सर्दी है तो सर्दी से बचाएंगे और उसके पैदा होते ही उसको खीस पिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खीस में जो है ग्लोबुलिन्स होते हैं जो उसकी इम्यूनिटी बढ़ाते हैं, बच्चे को बीमारी से बचाते हैं। और खीस में 3 से 5% नॉर्मल मिल्क के अलावा वो प्रोटीन होती है ज़्यादा, और विटामिन तो 5 से 15% अधिक होते हैं। और खीस की जो नेचर है वो दस्तावर होती है जिससे बच्चे का पेट साफ हो जाता है। इसलिए जो बच्चा है उसके वेट का 10% हमें खीस पिलाना चाहिए डेली। इसके साथ ही अपनी गायों का समय पर टीकाकरण कराएं और बीच बीच में उन्हें पेट के कीड़े मारने की दवा भी देते रहें। तो ये थी देसी गायों से जुड़ी हुई कुछ रोचक जानकारी। हमें उम्मीद है कि कृषि विशेष का आज का ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। कृषि विशेष कार्यक्रम से संबंधित अपने विचार आप हमारे साथ साझा कर सकते हैं। ईमेल आईडी है ddkrishivishesh@gmail.com। आप चाहें तो हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा पता है कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। इसी के साथ कृषि विशेष की आज की कड़ी में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे लेकर एक नया विषय। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। वेलकम टू योर फेवरेट शो जार्ज जूनियर। इस हफ्ते करेंगे एरोबिक्स, हो जाएंगे फिट। आज की स्टोरी में एक टीचर है। पीकू से सुनेंगे कहानियाँ। आप दोनों मुझे भी तो कुछ बताओ ना। डिबेटिंग से मुझे कॉन्फिडेंस चाहिए था, तो इसलिए मेरे मेंटोर ने बात करेंगे अपने एक्सपर्ट से। सोशल मीडिया का बच्चों पर क्या प्रभाव। मेमोरी में भी प्रॉब्लम आने लगती है। शनिवार 9 सितंबर को सुबह 11:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। विधि के विधान को कोई नहीं टाल सकता। अश्विनी और अमृता का विवाह होना तय है। लेकिन पापा, इसको हुआ क्या है?
तुम्हें सिर्फ इस ऑफिस में ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी में भी जगह देना चाहता हूँ। हाँ बोलने से पहले मेरी एक शर्त है। देखिए जानकी सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे, पुनः प्रसारण प्रातः 10:30 बजे। सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। वो डांस नंबर्स जिन्हें सुनकर पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। होठों में हाय, होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई। बीट्स पर थिरकते वो गाने जिनके बिना हमारा हर सेलिब्रेशन अधूरा है। डांस को नई परिभाषा देने वाले बॉलीवुड फिल्मों के सुपरहिट डांस नंबर्स और उनसे जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। इस रविवार 10 सितंबर सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस वक्त हम मौजूद हैं उड़ीसा के जिला नयागढ़ के गांव बेगुनिया पटना में। आज हम बात करेंगे किसान उत्पादक संगठन के बारे में। ये जो ऑर्गेनाइजेशन है बेसिकली दे हैव टेकन द एक्टिविटीज ऑफ राइस सीड प्रोडक्शन, ऑयल सीड प्रोडक्शन और पल्सेस सीड प्रोडक्शन में ली हैं और वेजिटेबल्स भी लेते हैं। किसान का इनकम दोगुना करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे मोटा अनाज के बारे में। 3 महीने जमीरे आम मंडिया कर बहुत आम लाभवान कर भी लड्डू भी तैयारी करके बाजार भी बिक्री करी पारुछु। देखिए कार्यक्रम चौपाल चर्चा किसान उत्पादक संगठन और मोटे अनाज पर 11 सितंबर सोमवार सुबह 9 बजे और पुनः प्रसारण रात 9:30 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान चैनल पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर, सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। देश की आधी आबादी देश की तरक्की में अब पूरा सहयोग कर रही है। नारी वही है लेकिन सोच नई है। ओ तोड़ी की लगदी डीडी किसान चैनल का स्वागत है लुधियाना में। मेरा नाम श्रुति गोयल है। मेरी जर्नी गुलाब के पत्तियों से शुरू हुई है। मैंने गुलाब के पत्तियों के ऊपर जैम बनाया है, पूरे फ्रेश फ्लावर्स के साथ बनाया है। देखिए कृषि स्टार्टअप इस शनिवार रात 9:30 बजे और पुनः प्रसारण सोमवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चल 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 मैं दिखलाऊं तुझको, चल इस दुनिया में ऐसा एक छोर है। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।